Good morning, students. Welcome to the class 8. As we all are know that we are watching our video of subjects math, and I had given you an example to be homework that is practice set 6.4. Practice set 6.4 का प्रश्न 8वां मैंने आपको होमवर्क दिया था बेटा, जो कि मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। प्रैक्टिस सेट 6.4 का क्वेश्चन नंबर 8 जो था वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में होमवर्क दिया था। वो ये एग्जांपल जो है वो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। वो मैं आप लोग को एक साथ बता देता हूँ कि देखिए 1 - 2x + x² जो है इसे यदि ब्रैकेट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये होता है a - b होल स्क्वायर का फार्मूले से हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं 1 - x², ओके, अपॉन 1 - x³ की जगह पे हमने इसे 1³ - x³ के पैटर्न में चेंज किया हुआ है इनटू 1 + x + x² जैसे कि वैसे रखेंगे, 1 + x भी जैसे कि वैसे रखेंगे। अब देखिए बेटा 1 - x का स्क्वायर यानी कि जैसे कि a² यानी a × a होता है, वैसे 1 - x का स्क्वायर यानी 1 - x × 1 - x, यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने 2 बार लिख लिया है, अपॉन a³ - b³ का फार्मूला है a - b in first bracket and in second bracket a² + ab + b², ओके। तो ये फार्मूले का यूज़ करके हमने यहाँ पे इसे सॉल्व किया हुआ है। 1 - x फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा और 1 + x + x² ये हमें सेकंड ब्रैकेट में मिलेगा इनटू 1 + x + x² जैसे कि वैसे ही रखा, 1 + x जैसे कि वैसे ही रखा, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको ब्रैकेट बना दिया है बेटा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सिमिलर टर्म्स है वो हम लोग को यहाँ पे कैंसिल करना है। जैसे 1 + x + x² और 1 + x + x² यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और 1 - x 1 - x भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगी जो वैल्यू 1 - x अपॉन 1 + x, ये दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख ली है। तो आपका आंसर होगा बेटा 1 - x अपॉन 1 + x। तो यहाँ पे हमारा ये प्रैक्टिस सेट 6.4 हम लोग स्टॉप कर रहे हैं। अब अगले पार्ट पर चलते हैं हम लोग। अगले पार्ट का नाम है बेटा वेरिएशन, ओके। तो वेरिएशन में जो जो चीज़ें आप लोग को यहाँ पे बताई गई है वो चीज़ें मैं आप लोग को समझा के बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो नेक्स्ट पेज पर हम लोग ये पार्ट का हेडिंग यहाँ पे लिख लेंगे बेटा। जो हमारा नया पार्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं उसका हेडिंग मैं लिख रहा हूँ। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने नए चैप्टर का नाम जो कि हमारा चैप्टर नंबर 7 है, वेरिएशन, लिखा हुआ है। इसमें हम लोगों ने फर्स्ट एग्जांपल जो कि देख रहे हैं वो फर्स्ट एग्जांपल हमारा टेक्स्ट बुक्स में से ही लिया गया है। और इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट 7.1 स्टार्ट करेंगे बेटा। तो उसके पहले ये प्रॉब्लम आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। इसमें बताया गया कि इफ़ द रेट ऑफ नोटबुक्स इज ₹240 पर डजन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ गिवन नोटबुक्स फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। यानी कि यदि 240 रुपये में एक डजन नोटबुक्स आते हैं तो दिए गए नोटबुक्स कितने रुपए के होंगे ये हमको ज्ञात करना है बेटा। तो जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ नोटबुक दिए हैं 12 नोटबुक्स यानी कि 240 रुपये के हैं। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे एक नोटबुक की कीमत फाइंड करें। तो इफ़ यहाँ पे मैं लिख कर बताता हूँ कि इफ़ 12 नोटबुक्स बराबर 240 रुपीज़ है, ओके। तो बेटा सो 1 नोटबुक इज इक्वल टू x रुपीज़। मान लीजिए कि 12 नोटबुक 240 रुपये हैं, तो एक नोटबुक यानी कि x रुपये का है। नोटबुक के नीचे नोटबुक लिखेंगे, रुपये के नीचे रुपये लिखेंगे। यदि हमने यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पे होगा देयरफॉर 12 × x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 240 × 1। देयरफॉर x इज इक्वल टू 240 × 1 क्या होता है बेटा 240 अपॉन 12 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 240 को अगर 12 से भाग देंगे तो आपका आंसर आता है बेटा 20। और यहाँ पे x यानी कि रुपीज़ की जगह पे हम लोग x की वैल्यू 20 रुपीज़ लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग को ये तो समझ में आ गया है कि एक नोटबुक जो है वो 20 रुपये का। तो ऐसे 3 नोटबुक कितने के होंगे, तो 20 × 3 यानी कि 3 नोटबुक होंगे यहाँ पे बेटा 60 रुपीज़ के, ओके। फिर 9 नोटबुक कितने के होंगे, तो 20 × 9 यानी कि 9 नोटबुक होंगे बेटा 180 रुपीज़ के। अब मान लीजिए कि 24 नोटबुक हम लोग को लेने हैं, तो 24 × 2 कितने होंगे बेटा 480 रुपीज़ के 24 नोटबुक्स मिलेंगे। और अगर मान लीजिए कि 50 नोटबुक्स लेने हैं तो रेट तो एक जैसे ही रहेगा, 20 रुपये का एक नोटबुक आएगा। तो 20
20 × 50, 20 को अगर 50 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आता है बेटा 1000 रुपीज़। और एक नोटबुक यहाँ पे जो कि लास्ट में हम लोगों ने लिखना है वो होगा, एक नोटबुक कितने का होगा, 20 रुपये का हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, जो कि ये टेबल सेम है। यही टेबल से मैंने आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करके बताया है। और इसमें एक चीज़ यहाँ पे बताई गई बेटा, द नंबर ऑफ नोटबुक्स एंड देन ये द नंबर ऑफ नोटबुक्स एंड देयर कॉस्ट आर इन द सेम प्रोपोर्शन। ये सेंटेंस ध्यान में रखिए, आर इन द सेम प्रोपोर्शन मतलब कि जैसे जैसे संख्या बढ़ती है, नोटबुक बढ़ते हैं, वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ती है। और अगर नोटबुक की संख्या कम हुई तो कॉस्ट भी कम हुई, है ना। संख्या बढ़ी तो नोटबुक बढ़े, नोटबुक की संख्या कम हुई तो कॉस्ट कम हुई, है ना। तो इसको कांस्टेंट प्रोपोर्शन यानी कि सेम प्रोपोर्शन कहते हैं। तो इन सच अ केस इफ वन नंबर इंक्रीजेज देन अनदर नंबर आल्सो इंक्रीजेज इन द सेम प्रोपोर्शन। ओके, तो इसको हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं बेटा। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन आपको यहाँ पे दिया गया है। डायरेक्ट वेरिएशन को सिंबल के पैटर्न में लिखते हैं x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। ओके, इसको पढ़ते समय याद रखिए कि इसको कैसे पढ़ेंगे, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन एज x इज इक्वल टू ky वेयर k इज अ कांस्टेंट। तो इसको यदि इक्वेशन में कन्वर्ट करना हो तो x इज इक्वल टू ky करेंगे, और यहाँ पे हमें k जो हो वो k की जो वैल्यू है वो हमें कांस्टेंट कंसिडर करनी है। तो यहाँ पे ये जो साइन दिख रहा है बेटा आप लोग को, ये अल्फा साइन है। इसे ग्रीक लेटर में डायरेक्ट वेरिएशन डिनोट करने के लिए बोला जाता है, जो कि हम लोग इसे डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया है कि यदि द स्टेटमेंट इज x एंड y आर इन द सेम प्रोपोर्शन, मतलब जब x और y सेम प्रोपोर्शन में हो तो उसे कैन बी रिटन एज x and y are in direct proportion, or there is a direct variation between x and y, and therefore using mathematical symbol it can be written as x directly proportional to y। तो ये अल्फा वाला सिंबल देकर यही इसको हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और स्टेटमेंट भी दिए गए हैं, ये स्टेटमेंट आप लोग घर में पढ़ सकते हैं, और इसे किस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिखेंगे ये भी बताया गया। अब देखिए बेटा, एग्जाम्पल 1 दिया गया कि x varies directly as y when x is equal to 5 and y is equal to 30, find a constant variation and equation of variation। तो यहाँ पे x varies directly as y को कैसे लिखेंगे हम लोग, x varies directly as y that is x directly proportional to y, ठीक है। अब उसी x को हम लोग कांस्टेंट प्रोपोर्शन फाइन k के फॉर्म में लिखेंगे तो x इज इक्वल टू ky हो जाता है। जब x 5 हो और y 30 हो तो x की जगह पे 5 पुट करेंगे, y की जगह पे 30 पुट करेंगे, और इज इक्वल टू k जैसे कि वैसे रखेंगे। तो इक्वेशन बनेगा बेटा हमारा 5 इज इक्वल टू k इंटू 30। एंड देयरफॉर k इज इक्वल टू अगर फाइंड करना हो तो सामने की संख्या बटे बाजू की संख्या, यानी कि k की सामने की संख्या कौन सी है, 5 बटे 30, 5/30 यानी 5 1 5 एंड 5 6 30। तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा बेटा 1/6, जो कि कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ वेरिएशन दैट इज x इज इक्वल टू ky दैट इज x इज इक्वल टू y/6 और y इज इक्वल टू 6x, यानी कि जब इसी इक्वेशन में हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी हो तो इन इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करें तो हमको x की वैल्यू y/6 मिलेगी और y की वैल्यू 6x मिलेंगी, ठीक है। इसी तरह से आपको दूसरा प्रॉब्लम भी दिया गया है, ये प्रॉब्लम भी आप लोग पढ़ लीजिए। अब हम लोग डायरेक्टली आज हमारा प्रैक्टिस सेट 7.1 स्टार्ट कर रहे हैं, और प्रैक्टिस सेट 7.1 में हम लोग यहाँ पे पहला प्रॉब्लम लिखते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट 7.1 में फर्स्ट प्रॉब्लम है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द सिंबल ऑफ वेरिएशन। फर्स्ट प्रॉब्लम इज सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस आर। मतलब इसमें कहा गया है कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट को वेरिएशन के सिंबल में बदलिए या वेरिएशन के सिंबल में लिखिए। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये जो चिन्ह है, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन लिख लेते हैं बेटा, सॉल्यूशन या फिर आंसर दोनों लिख सकते हैं। तो सर्कमफ्रेंस जो सी दिया गया आप लोग को, सी को जैसे कि वैसे ही लिखेंगे हम लोग, जो कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस है सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि यहाँ पे एक अल्फा का चिन्ह हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस, यानी कि ये आर हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। ओके, अब हम लोग यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लिख लेते हैं।
अब देखिए जैसे यहाँ पे हमने सेकंड प्रॉब्लम लिख लिया है, कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल L इन अ कार एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट कार दैट इज D आर इन अ डायरेक्ट वेरिएशन। मतलब पेट्रोल का जो कंजम्पशन है जो कि L है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ दैट कार इज D है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग में L लिख लेते हैं जो कि कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे लिखेंगे बेटा D। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया है, दैट इज कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट कार D। ओके, तो ये प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे सॉल्व कर लिया है हमने। ये दोनों प्रॉब्लम आप लोग अपनी कॉपी में उतार लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल कंसिडरिंग दैट द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स एंड देयर नंबर आर इन अ डायरेक्ट वेरिएशन। मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ एप्पल है और कॉस्ट ऑफ एप्पल है ये दोनों डायरेक्ट वेरिएशन में होने की वजह से हमें इनको इसके फार्मूले का यूज़ करके सॉल्व करना बेटा। डायरेक्ट वेरिएशन वाला फार्मूला जो है ना, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई एंड दैट इज एक्स इज इक्वल टू के वाई वेयर के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो उसका फार्मूले से ही हमें इसे सॉल्व करना बेटा। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ एप्पल्स यहाँ पे 1 दिए हैं और कॉस्ट ऑफ एप्पल यहाँ पे 8 दिया गया है, मतलब एक एप्पल की कॉस्ट 8 है। वैसे तो 4 एप्पल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएंगी। अब जैसे कि कॉस्ट तो सेम ही होगी, हर एक एप्पल के लिए कॉस्ट 8 रुपये ही होगी। वैसे अगर मान लीजिए कि कॉस्ट 56 है तो उसमें कितने एप्पल आने चाहिए। हाँ सोचिए, आपको पता है इसका आंसर, करेक्ट 7 एप्पल्स। आप लोग यहाँ पे नंबर ऑफ एप्पल यहाँ पे 7 आपको मिलेंगे। मान लीजिए कि 12 एप्पल्स है, उसकी कॉस्ट अगर हमको कैलकुलेट करनी है तो 12 8 दा 96, करेक्ट। इसका भी आंसर आपको पता है। और अगर मान लीजिए कि 160 रुपीज़ के एप्पल्स आपने ख़रीदे हैं तो उसमें कितने एप्पल्स आने चाहिए, ये आप लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं क्या। तो ये कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर 20 एप्पल्स लिए हमने तो इसका आंसर भी 160 आ जाता है। तो ये होगी हमारी ओरल बात, लेकिन इसको हम लोगों को प्रैक्टिकली सॉल्व करके देखना है। इसका आंसर हमें ऐसे ही डायरेक्टली नहीं लिखना है बेटा, इसे सॉल्व करके हमें लिखना है। तो अभी हम लोग इसे सॉल्व क्या करेंगे, तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकंड प्रॉब्लम है और ये हमारा थर्ड प्रॉब्लम है। तो ये तीनों प्रॉब्लम्स के लिए पे मैं यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम लिख लेता हूँ। फर्स्ट प्रॉब्लम में आप लोग को बताया गया है कि इफ़ x is number of apples, ये आपको यहाँ पे अपनी कॉपी में लिखना है, एंड y is cost of apples, they are in direct variation, therefore x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन में होने की वजह से डायरेक्टली लिखेंगे एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई एंड देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, के वाई वेयर के इज कांस्टेंट। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे के जो है वो क्या है बेटा, हमारा कांस्टेंट है। अब देखिए हियर यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में x इज इक्वल टू क्या है हमको पता नहीं है और y इज इक्वल टू 56 है। तो हियर x डायरेक्टली जैसे कि वैसे लिखेंगे, k भी जैसे कि वैसे लिखेंगे, और y की वैल्यू जो है वो क्या लिखेंगे बेटा, हम लोग यहाँ पे 56 लिखेंगे। देखिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ना लिखते हुए सबसे पहले तो k की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते बेटा। तो यहाँ हियर ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा कट कर देता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली फर्स्ट जो प्रॉब्लम में आपको x इज इक्वल टू 1 दिया गया है वो हम लोग पुट करेंगे हियर, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू आपको यहाँ पे दिया गया बेटा 8, तो 8 लिख लेते हैं। एंड देयरफॉर इस इक्वेशन में इसे पुट करने के बाद 1 इज इक्वल टू के इंटू 8 आपको यहाँ पे इक्वेशन मिल जाता है। देयरफॉर के इज इक्वल टू अगर फाइंड करना है तो के इज इक्वल टू सामने की संख्या बटे बाजू की संख्या, तो 1/8 इसका आंसर हो जाएगा के, यानी कि 1/8 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए जो भी प्रोसेस मैंने यहाँ पे लिखी हुई उसी प्रोसेस से हम लोग को चलना है बेटा। अब डायरेक्टली के की वैल्यू हम लोग को मिल जाने के बाद हम लोग ये पहला वाला प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हियर x is equal to question mark and y is equal to 56।
मतलब हमें x कैलकुलेट करना है, y इज इक्वल टू 56, वी हैव x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड देयरफॉर यहाँ पे आप लोग लिखिए x इज इक्वल टू के वाई एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, k की वैल्यू है बेटा 1/8 इंटू वाई, यानी कि यहाँ पे 56 आपको यहाँ पे लिखना है। तो 8 1 था 8, 8 7 था 56 एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 7। तो यहाँ पे ये जो 7 आंसर आया हुआ है हमारा, ये 7 यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ एप्पल 7 अगर हो तो उसकी कॉस्ट होती है 56, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आप लोग यहाँ पे लिखिए 7 एप्पल्स, ओके। अब हम लोग चलते हैं हमारे सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। तो यहाँ पे ये मैं सेकंड नंबर यहाँ पे दे देता हूँ बेटा। सेकंड नंबर में आपको पता है हियर आप लोग डायरेक्टली लिखिए हियर x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हमें y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ये सेकंड प्रॉब्लम के लिए ये आंसर फाइंड करना है। एंड वी हैव आप लोग यहाँ पे लिखिए x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू के वाई एंड देयरफॉर 12 इज इक्वल टू 1/8 इंटू वाई। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या आएगा बेटा 12 इंटू 8 इज इक्वल टू y एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू 12 इंटू 8 यानी कि 96। अब ये जो 96 हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है वो है बेटा 96 रुपीज़। तो अब यहाँ पे ये पेज पर हम लोग जो फर्स्ट पेज था आंसर की जगह पे वहाँ पे हम लोग 96 रुपीज़ यहाँ पे रख लेते हैं। और अब हम लोग चलते हैं हमारे थर्ड प्रॉब्लम की तरफ, जो कि थर्ड वाला यही प्रॉब्लम है। हमें यहाँ पे कॉस्ट दी गई 160 रुपये, नंबर ऑफ एप्पल हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं हियर x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड y इज इक्वल टू 160। वी हैव हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू के वाई। अब x हम लोग जैसे कि वैसे लिखेंगे a इज इक्वल टू 1/8 इंटू वाई इज इक्वल टू 160। 160 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा बेटा 20। तो x इज इक्वल टू 20 रुपीज़ आपको यहाँ पे आंसर मिल रहा है। यहाँ पे 20 यहाँ पे आएगा एप्पल्स ना कि रुपीज़। तो ये 20 एप्पल्स जो हैं वो हो जाएंगे 160 रुपीज़ के। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ तक जितना पोर्शन आज मैंने पढ़ाया है वो अपनी कॉपी में आप लोग उतार के रखिए। अगले वीडियो में हम लोग इसके सामने वाला थर्ड और फोर्थ प्रॉब्लम देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।